नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन। सवाल तो मासूम है की श्रृंखला में हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जो जमीनी स्तर से उठकर एक प्रमुख पद तक राजनीति के में मुकाम हासिल करते हैं। पार्षद, शहर अध्यक्ष और सांसद, और वो भी छोटे मोटे शहर का नहीं, इंदौर का। और इंदौर जहां से वो देश में सर्वाधिक मतों से जीतते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर लोकसभा क्षेत्र के सांसद शंकर लालवानी जी। शंकर जी, आपने बहुत सारे पदों को सुशोभित किया है, क्या उपलब्धि मानते हैं आप अपनी? ये मेरा सौभाग्य रहा कि संगठन में और नगर निगम में, इंदौर विकास प्राधिकरण में अलग अलग पदों पर रहने का मौका मिला और सबके अपने अपने अनुभव हैं। शुरुआती दौर तो संगठन की रही, एक वार्ड अध्यक्ष के रूप में काम शुरू किया और फिर मंडल अध्यक्ष के रूप में, फिर पार्षद, एक बार विपक्ष में थे तब हमने विपक्ष की भूमिका अदा की और बहुत ही संघर्ष भी किया विपक्ष की भूमिका निभाने में। और जब सत्ता में हमारी परिषद आई तो जनता समिति का अध्यक्ष बना, उसके बाद सभापति का मौका मिला, उसके बाद इंदौर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना और उसके बाद इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना। और पार्टी ने लोकसभा में उम्मीदवार बनाया और पार्टी मोदी जी के सहयोग से, आशीर्वाद से जनता ने आशीर्वाद दिया भरपूर और इंदौर लोकसभा एक बार और इंदौर लोकसभा दूसरी बार भी चुनाव जीतने का अवसर प्राप्त हुआ। पोस्टर लगाने से लेकर पोस्टर बॉय बनने तक की भूमिका में आप क्या मानते हैं? सबकी अपनी अपनी एक ये मैं कहूँगा अपनी विशेषता है। जब हम संगठन के मूल भाव में वार्ड अध्यक्ष लेते हैं तो सबसे छोटी इकाई जो संगठन रहती है उसमें काम करने का मौका मिलता है और वहाँ से हम सीखते हैं और संगठन के विभिन्न पदों पर आकर हमें अलग अलग जो दायित्व मिलते हैं तो अलग अलग दायित्वों में अलग अलग जवाबदारियाँ मिलती है। वो धीरे धीरे वो दायित्व बढ़ता जाता है और जवाबदारियाँ बढ़ती जाती है। तो उस प्रकार से हम पार्टी में किस प्रकार से काम करना, भौगोलिक दृष्टि से शहर का विकास में नगर निगम की जो भूमिका रहती है उसमें देखने को मिला और सांसद रूप में शहर और ग्रामीण दोनों का। तो एक सबका अपना अपना एक अनुभव है और अपनी अपनी चुनौतियाँ हैं। आप 2 बार के सांसद हैं, तो इंदौर को क्या मिला है आपके प्रयास से? इंदौर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है और मुझे ध्यान है जब इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था तब हमने स्वच्छता में नंबर 1 आए थे और उसमें प्रमुख भूमिका में हम सब थे जनप्रतिनिधि। और लगातार जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के मदद इंदौर के बहुत सारे विकास हुए हैं। जब मैं नया सांसद बना तब मैंने देखा कि किस शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण विषय रहते हैं। ये देखने में आया कि जब हम बात करते हैं कि शहर की विकास की तो प्रमुख उसमें आता है कि शहर की कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन और इकोनॉमी, सोशो इकोनॉमिक लोगों का आगे बढ़े। इन सब को लेके हमने काम किया है और खास करके किसी शहर में जैसे बताया विकास के लिए जो प्रमुख बातें, उसकी आर्थिक रूप से शहर तब संपन्न होता है कि वहाँ व्यापार बढ़े, वहाँ इंडस्ट्री आए और व्यापार और इंडस्ट्री के लिए जरूरी है कि आपके देश के अन्य शहरों से रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिविटी हो, क्योंकि ये प्रमुख सेक्टर हैं जो आर्थिक ग्रोथ के लिए बूस्टअप करते हैं, इंजन है, ग्रोथ इंजन है। तो हमने इसमें लगातार काम किया और पिछले 5 साल में मुझे बताते खुशी है कि इंदौर और इंदौर के आसपास 50,000 करोड़ के काम हुए केंद्र सरकार के माध्यम से, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हैं। खास करके मैं बात करूँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ से लेके ओंकारेश्वर से लेके खंडवा से लेके खरगोन से लेके फिर हम आगे भी बढ़े, हैदराबाद तक का रोड बन रहा है। तो जो हमें हैदराबाद पहुँचने में जो हमें अभी 19 घंटे लगते हैं, आने वाले 2 साल में आप हैदराबाद 9 से 10 घंटे पहुँचेंगे, वहाँ से आप बेंगलोर भी जा सकते हैं। इसी प्रकार नया हमने कनेक्टिविटी इंदौर से लेके राजस्थान होते हुए, इंदौर से लेके उज्जैन से भीलवाड़ा से कोटा से जयपुर से दिल्ली से फिर आगे जम्मू तक जा सकते हैं। इस प्रकार वो भी एक नेशनल हाईवे में नई कनेक्टिविटी हो रही है।
अगर हम बात करें जो हमारी लाइफलाइन है देश की, बॉम्बे दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, एक्सप्रेस कॉरिडोर, उसमें भी हम दो जगह से जुड़े हैं। एक तो इंदौर के पास में गरोट है, गरोट से जुड़े हैं। दूसरा दाहोद के पास में एक है। जिन लोगों को जयपुर राजस्थान होते हुए दिल्ली जाना है वो गरोट के माध्यम से एक्सप्रेस कॉरिडोर में जा सकते हैं। अभी जा भी रहे, कम समय लग रहा है, अच्छा रोड है। और जिनको बड़ौदा, सूरत, बम्बई की ओर जाना है वो इधर से जा सकते हैं। तो कुल मिला के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है, हमारा इंदौर देश के लगभग 60% की आबादी में 750 किलोमीटर में जुड़ गए, यानी हम 52 शहरों से, बड़े शहरों से जुड़ गए। और उसका परिणाम ये रहा कि हमारा लॉजिस्टिक जो हब बनने जा रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जब देखती है कि हम कहाँ पर अपना लॉजिस्टिक बनाए, तो उनको सबसे पहले ये ध्यान में आता है कि किस शहर से हम अपने ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इजीली कनेक्टिविटी होगी। तो हमारे इंदौर में रोड कनेक्टिविटी के मामले में हम बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। और ये बताते खुशी है कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां लॉजिस्टिक हम यहाँ बना रही। केंद्र सरकार ने भी 1100 करोड़ का यहाँ पर इंदौर पीतमपुर के पास में, बेटवा और पीतमपुर के बीच में एक 1100 करोड़ का लॉजिस्टिक पार्क बना रही है। और यही यहाँ से अगर हम इंदौर से 70 किलोमीटर दूर पे बदनावारी, वहाँ देश का पहला पीएम पार्क बन रहा है। और इसमें अल्टीमेटली इंदौर की ग्रोथ ही होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं पीतमपुर में जिस प्रकार से इंडस्ट्री आ रही है उसका अल्टीमेट लोड इंदौर का आता है, इंदौर की ग्रोथ बढ़ी है। उसी प्रकार पीएम मित्र पार्क में भी 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये कनेक्टिविटी का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी प्रकार हम रेल कनेक्टिविटी में भी काम कर रहे हैं। रेल कनेक्टिविटी में इंदौर से लेकर खंडवा का काम तेजी चल रहा है, इंदौर से लेकर दाहोद का चल रहा है, इंदौर से लेकर बुंदी का चल रहा है। और हम बात करें 3 काम तो चल ही रहे, चौथा इंदौर से लेकर दाहोद का चल रहा है। तो अभी हम 2 डायरेक्शन जुड़े हुए हैं। वेस्टर्न रेलवे का हम डेड एंड है। अब आने वाले समय में इंदौर अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मैंने बताया, इंदौर से लेकर चंद्रावतीगंज होते हुए, उज्जैन होते हुए आप रतलाम, नागदा की तरफ जा सकते हैं, वहाँ बॉम्बे की तरफ भी जा सकते हैं, दिल्ली की तरफ भी जा सकते हैं। इंदौर, देवास, शाजापुर, शुजापुर के माध्यम से आप भोपाल होते हुए आप कहीं भी जा सकते हैं। और तीसरा है इंदौर से लेके बुद्धनी का काम तेजी चल रहा है। बुद्धनी का काम जब शुरू हो जाएगा पूरा, जब इंदौर, जबलपुर, रायपुर, कलकत्ता तक जा सकते हैं। चौथा इंदौर से लेकर खंडवा का काम चल रहा है, वो भी 2 साल पूरा हो जाएगा। जब इंदौर से खंडवा का काम पूरा होगा तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक की 200 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कम होगा। तो जो गाड़ियाँ, ट्रेनें खंडवा और भोपाल से घूम के जाती हैं, वो सभी ट्रेनें इंदौर से चलने वाली है। तो ये हो रहा है। 5वां अगर बात करें, इंदौर दाहोद का काम चल रहा है। 6ठा इंदौर बनमड़ा काम शुरू होने वाला है। तो इंदौर देश में उन चुनिंदा शहरों में आने वाले समय होने वाला है जो अलग अलग 6 डायरेक्शन में ट्रेनें चलने वाली है। बहुत कम शहर में ऐसा है। और इसके बाद एयर कनेक्टिविटी, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें शुरू हुई है, अभी और फ्लाइटें शुरू हो रही है। पिछले 5 सालों में हमने इंदौर की जो फ्लाइटें वो लगभग डबल हुई हैं। और एयरपोर्ट का एक्सपांशन हुआ है, एयरपोर्ट का विकास हुआ है, नए टर्मिनल की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम किया है कि इंदौर की जीडीपी जो पहले 20 साल में बढ़ती थी, इन मोदी जी के राज में 11 साल में हमारी जीडीपी डबल हुई है। लेकिन अब इंदौर टेक ऑफ पे आ गया है। आने वाले 5 साल में इंदौर की जीडीपी जो 1,20,000 करोड़ है, वो आने वाले 5 साल में 2,70,000 करोड़ तक की जाएगी जीडीपी। तो ये तभी संभव है कि हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया। सर, इंदौर लोकसभा क्षेत्र की जनता के संवाद स्थापित करने के लिए आप क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, और आप नागरिक की समस्याओं को दूर करने के लिए अपने अपने कार्यालय के क्या सिस्टम बना हुआ है आपके? संवाद के लिए देखिए, मैं बताऊं, संवाद के लिए जब भी हम चूंकि ग्रामीण क्षेत्र भी है, शहरी क्षेत्र भी है, हम लगातार संपर्क में रहते हैं, संगठन के माध्यम से भी और सामाजिक तौर पे भी। जितने भी कार्यक्रम होते हैं प्रयास करता हूँ अगर इंदौर में हूँ, और जितना संभव हो उतने कार्यक्रमों में जाता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ आने वाले समय में आपको आंकड़ा बता दूंगा कि मैं इन 5 साल में कितने कार्यक्रम में गया। लेकिन ऐसा मेरा अनुमान है कि लगभग 26,000 से ज़्यादा कार्यक्रमों में गया हूँ अलग अलग। और अगर लोगों के संपर्क की बात करूँ, मैं खुद अपना फ़ोन उठाता हूँ। अगर मैं किसी मीटिंग में नहीं रहा तो उठाता हूँ, नहीं तो कॉल बैक करता हूँ। और जो एक अनुमान है जो हमारे ऑफिस ने निकाला कि 1,26,554 फ़ोन मैंने इन 5 सालों में उठाया। तो मेरा सीधा संवाद लोगों से होता है। जहाँ तक कार्यालय की बात है, कार्यालय में हमारा पूरा इकोसिस्टम डेवलप है। जो कोई भी आता है उसकी समस्या सुनते हैं, उनकी समस्या सुन के अगर संबंधित को फ़ोन लगाना है तो फ़ोन लगाते हैं, और कोई पत्र लिखना है तो पत्र लिखते हैं। इसका पूरा सिस्टमेटिक है। लोगों की मदद भी होती है। लोगों के मेडिकल, खास करके मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेडिकल मदद देने में सांसद में इंदौर सबसे आगे है। तो ये तभी संभव होता है कि हमारा पूरा ऑफिस वेल सेट है और कोऑर्डिनेट सब अच्छा रहता है। तो ये संवाद करने का अच्छा तरीका है।
बाकी सोशल मीडिया ही संवाद करने के लिए, उसके माध्यम से बहुत सारी जानकारी लगती है, हम अपनी बात भी सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। सर्वाधिक मतों से आपकी जीत का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए, मोदी जी, संगठन, जनता या आपकी किस्मत को? सबसे पहले मोदी जी, फिर जनता और संगठन, क्योंकि तीनों के बिना संभव नहीं रहती भाई। किस्मत का योगदान आप कितना मानते हैं? देखिए वो रहता ही है, क्योंकि ऐसा योग सहयोग बनते हैं कि ऐसा वातावरण बनता है कि ये भी है। पर चूंकि सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सरकार काम कर रही है, हमारे सभी जो नई जनरेशन है वो जिस प्रकार से मोदी जी को चाहती है, उसका परिणाम है। संगठन में हमारे लोगों की जो मेहनत रहती है, जो काम करते हैं पार्टी के लिए वर्षों तक, उनकी मेहनत का है, और जनता का आशीर्वाद, उसके बिना संभव नहीं है। तो जनता का आशीर्वाद भी है, तो ये संभव है तभी जब सबका इस प्रकार से समन्वय है। सर, चुनाव से पहले अक्षय कांति बम का नामांकन वापस लेना, क्या वो उचित था? और यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा प्रत्याशी ऐसा करता तो क्या वो भी लोकतंत्र के लिए उचित होता? देखिए ये अब ये ऐसे विषय है कि ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था, यानी हमने कभी दबाव प्रभाव कभी नहीं डाला उनके ऊपर कि आप अपना उन्होंने वहाँ देखा कि किस प्रकार की उनको घुटन हो रही थी। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मुझे वहाँ घुटन हो रही थी और मैं वहाँ उस पार्टी के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, तो वो स्वयं उन्होंने अपना विड्रॉ किया और विड्रॉ करके वो हमारे साथ जुड़े। हमने उनका स्वागत किया कि वो हमारे साथ जुड़े, ये उनका निर्णय था, लेकिन जब वो हमारे पार्टी के परिवार के साथ हैं। आपने संगठन में भी काम किया है और आपने सरकार के साथ भी काम किया है। अगर ऐसा कोई कदम भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी किसी भी पद पर उठाता तो क्या वो उचित माना जा सकता था? देखो सामान्य तौर पर तो ये उचित नहीं होता, लेकिन उनकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो थी, जो उन्होंने वहाँ घुटन महसूस की, उसके कारण वो हमारे साथ जुड़े। सर, आपने मुंबई के VGTI कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, वह कौन सा क्षण था तब आपने तय किया कि आपको राजनीति में आना है और क्यों आए आप राजनीति में? क्यों मूल तो मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और विद्यार्थी परिषद में मैंने कई वर्षों तक काम भी किया है। मैं जब बीटेक करके सर्विस में लगा था और मैं कुछ वर्षों तक मैंने सर्विस भी की, पर मुझे लगा कि सर्विस करने में मैं मेरा और मेरे परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ कंफर्टेबली जी सकता था। लेकिन एक मन में ललक थी, झलक थी कि कुछ समाज और देश के लिए कुछ करने का मौका है, तो वो तभी संभव था कि मैं कहीं किसी सार्वजनिक जीवन में जुड़ूं। और राजनीति एक सेवा का अच्छा माध्यम है, क्योंकि राजनीति में आप नीति निर्धारण के रूप में आते हैं, तो जनता की जो समस्या है, जो हमारे दीनदयाल जी हमारे इस पार्टी के संस्थापक है जनसंघ के, उनकी मंशा थी कि समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना, और वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मुझे लगा मुझे राजनीति में आना चाहिए, उसमें काम करना चाहिए, और वही लक्ष्य लेके मैं राजनीति। इंदौर के नगर निगम पार्षद से लेके सांसद पद तक संगठन और जनप्रतिनिधि के तौर पर कई भूमिकाओं का निर्वहन किया है। आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही? संगठन में काम करना एक बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि क्योंकि संगठन का एक अपना तरीका रहता है काम करने का, अनुशासन के साथ। और दूसरा सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि नगर निगम का पार्षद की भूमिका प्रमुख रहती है। उसमें हम सवेरे से लेकर रात तक किसी परिवार जिस वार्ड में पार्षद बनते हैं, उसमें सवेरे से लेके व्यक्ति उठता है तो वो अपनी समस्या को बताना तो सबसे पहले पार्षद को फोन लगाता है, संपर्क करता है। तो जनता से अगर सीधे 1 to 1 जुड़ना है, अपने क्षेत्र के पार्षद के रूप में एक एक घर से जुड़ना है, तो वो एक अच्छा सेवा का माध्यम है, वो एक बेसिक हिस्सा है। अगर वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, किस प्रकार जनता से संवाद करना, प्रशासन में किस प्रकार से काम करना, तो बहुत सारे अनुभव होते हैं, वो हमारे फाउंडेशन है। और वहाँ से आगे बढ़ के आए तो मुझे लगता है संगठन की मूल इकाई वार्ड में और सत्ता में पार्षद में ये प्रमुख। वर्तमान दौर की राजनीति के चलते कई परिवारों में दो विचारधारा में परिवार बट गए हैं। ठीक इसी तरह आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई पार्षद का पहला चुनाव आपने अपने भाई के खिलाफ लड़ा। अब भी आपके परिवार में राजनीतिक मतभेद है? देखिए उस समय कोई कांग्रेस पार्टी थी, मैं भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार के रूप में लड़ा था, और वो इंडिपेंडेंट रूप में उस समय तो ओपन था, तो उन्होंने लड़ा था। क्योंकि उस क्षेत्र में परिवार का प्रभाव था तो उन्होंने लड़े। तो अब तो वो हमारे साथ पार्टी में साथ में ही है, और ऐसा कोई विचार में मतभेद भी नहीं, मनभेद भी नहीं। सर,
वर्तमान में जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है, GST जीएसटी बचत बचत उत्सव। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जीएसटी कम करने से जनता को लाभ हो रहा है, पर 2017 से लेकर 2025 तक जो जीएसटी थी, क्या वो जनता की लूट थी? जीएसटी के पहले कितने कानून थे? सर बहुत सारे टैक्सेस थे, बहुत सारे अलग अलग थे। व्यापारियों को कितनी परेशानी होती थी, सब जगह टैक्स अकाउंट रखना, टैक्स भरना, उसके बाद परेशानी आना, उन सबको क्लब करके एक ही टैक्स हुआ, वन नेशन वन टैक्स। ये फार्मूला कितना बड़ा है। आप अपने अकाउंट में कितनी बही खाते रखते थे, आपने नहीं रखे होंगे, पर आपके जो व्यापार में जुड़े होंगे, आपके रिश्तेदार परिवार के बड़े, उनसे पूछना कितने अकाउंट रखने पड़ते थे, कितनी परेशानी होती थी, कितने इंस्पेक्टर राज होता था कि वो बार बार आते थे, चेकिंग करते थे। ओवरऑल मिला के एक टैक्स लगा, वन नेशन वन टैक्स, और उसी के अंतर में जीएसटी लगा, और उससे आपको ऐसा लगा कि एक ही टैक्स है, लेकिन ये टैक्स सब टैक्सों को मिला के देखे तो कम था। और अभी जो वर्तमान में मोदी सरकार ने किया है, ये एक नेक्स्ट जनरेशन का टैक्स रिवोल्यूशन है, कि जो कि कांग्रेस वाले भी जब हम मिले थे पार्लियामेंट में या बाद में, उन्होंने बोला हमने भी नहीं सोचा था कि इतना रिबेट मिलेगा, इतना टैक्स कम होगा। तो जीएसटी आप बताइए, जो हमारे डेली उपयोग में जो वस्तुएं आती हैं 99% वो जीएसटी या तो जीरो हुआ या 5% हुआ। आप कल्पना कीजिए जो डेली यूज की वस्तुएं हैं वो इतना कम हुआ है, तो अल्टीमेटली आम लोगों को उसका फायदा मिला है। तो ये लोगों के हित में। लेकिन जिस तरीके से जीएसटी के स्लैब में परिवर्तन किया गया, पहले ज्यादा लिया जा रहा था, अब कम किया गया, तो जो उस समय से अभी तक वसूला गया, उसको लेकर के आप क्या मानते हैं? क्या वो जनता से लूट थी या जनता के ऊपर भार था? देखिए, जो आप शब्द बोल रहे हैं वो तो गलत है। न ज्यादा लिया गया न लूट हुई। मैंने बताया ये अलग अलग टैक्स लगते थे, एक कलेक्टिव टैक्स था, और जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री उसमें रहते हैं। ये जीएसटी काउंसिल मिलके करती है, तो ना ये लूट थी ना ज्यादा लिया। हमने तो सबको मिला के एक टैक्स लिया, और एक टैक्स भी सब टैक्सों का कम था, और अभी तो हमने बहुत कम कर दिया, जो कोई और आम लोग भी नहीं सोच सकते, उससे भी कम किया। केंद्र राज्य नगर निगम में भाजपा सत्ता में है, इसके बाद भी इंदौर की समस्याएं जस की तस है, ऐसा क्यों? आप इंदौर के बाहर जाके देखिए, आप बाहर जाके जब आएंगे इंदौर में, तो आपको लगा इंदौर बहुत अच्छा है। समस्याएं जो हैं, 2-3 समस्याएं हैं। एक तो हर बारिश में हम जानते हैं कि जिस प्रकार से पानी गिरता है उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, तो रोड की मेंटेनेंस का इशू है। दूसरा बड़ा इशू है ट्रैफिक का। इन दो के अलावा इंदौर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और आप देखेंगे आने वाले 8 दिनों में इंदौर की सड़कें जो गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, कुछ सड़कें खराब है, और बाकी जो हमारे ट्रैफिक वाला इशू है, क्योंकि इंदौर तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है, और मैं बता दूं कि इंदौर के जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है वो एवरेज से बहुत ज़्यादा है, और मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम है 1,62,000 करोड़, हमारी पर कैपिटा इनकम है 3.25 लाख करोड़। तो लोगों की पेइंग कैपेसिटी है, तो यहाँ जितनी पॉपुलेशन है उतने यहाँ वाहन है। MP 09 का 28 लाख वाहन रजिस्टर्ड है हमारे इंदौर में। तो ये हमने सड़कें बहुत चौड़ी की, ब्रिजेस बनाए, लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं अभी नवदुर्गा में कितने वाहन खरीदे गए। आज तो ये हालत है कि दिवाली के समय डिलीवरी वाहनों की नहीं हो पा रही है, 4 व्हीलर की और 2 व्हीलर की। तो लोगों की पेइंग कैपेसिटी, परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ी है, तो उसके कारण वाहनों की संख्या बढ़ी। तो नेचुरली हम जितने भी रोड चौड़े करेंगे ट्रैफिक का इशू आएगा। लेकिन हम एक मास्टर प्लान बना रहे हैं जिसमें शॉर्ट टर्म में किस प्रकार ट्रैफिक को सॉल्व किया जा सकता है, मीडियम टर्म में किस प्रकार किया जा सकता है, आने वाले 25 साल में 50 साल में जो इशू आने वाले हैं उसकी भी तैयारी चल रही है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ट्रैफिक में हम कुछ हद तक प्रयास करके हल करने का सवाल कोशिश करेंगे। इंदौर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की बात हुई थी, पर अभी तक कोई भी प्रगति देखी नहीं जा रही है और कार्य थोड़ा धीमा है, ऐसा क्यों? इसका काम चल रहा है, और मैं स्वयं गया था स्टेशन पे जब काम शुरू हुआ था। और देखिए, काम जो दिखने वाला, कुछ काम ऐसे रहते जो अंदर कुछ बेसमेंट से शुरू होगा, और अभी डिस्मेंटल एक पोर्शन हुआ है। अगर हम जो दिखने वाला आपको दिख नहीं रहा है, दिखने वाला काम कब होता है कि पूरा स्टेशन बंद कर देते और पूरा काम करते। हमने कहा यात्री भी इसमें चढ़ेंगे, प्लेटफॉर्म भी, ट्रेनें भी आएगी जाएगी, और सुविधा जो है, तो हमने सेक्शन वाइज इसको बना रहे हैं। उसको अलग अलग सेक्शन में हमने परिवर्तन किया है। तो अभी पहले सेक्शन का काम शुरू हुआ है, वहाँ पर हमने बिल्डिंग तोड़ी है, वहाँ नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, फिर दूसरे सेक्शन का होगा, फिर तीसरे सेक्शन का होगा। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले CS में इंदौर रेलवे स्टेशन, पार्किंग और ग्राउंड फ्लोर पे पूरा प्लेटफॉर्म और पब्लिक यूटिलिटी के जो 2 फ्लोर है वो बन के तैयार हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि CS के पहले रेलवे स्टेशन का स्वरूप हमारे सामने रहेगा।
आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आपने एक ग्राम गोद लिया था तिल्लोर खुर्द, तो वहाँ पर हमें विकास देखने को नहीं मिल रहा है आपके गोद लेने के बावजूद, ऐसा क्यों सर? आप मेरे साथ चलिए। एक केंद्र की टीम आई थी, उन्होंने सर्वे किया था और उन्होंने ये सर्वे में कहा था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास कार्य हुए, सड़कें बनी, स्कूल में स्मार्ट क्लासें लगाई, यही नहीं पानी की जो सप्लाई थी हर घर नल और हर नल में जल, ये क्या वह सशक्त समूह जो महिलाएं हैं वो पूरा संभालती हैं। और हमने वहाँ पर जो प्राथमिक केंद्र स्वास्थ्य का वो किया, महिलाओं के रोजगार के लिए वहाँ सशक्त समूह बनाया, किसानों की जो सिंचाई का पानी था वो पहुँचाया, लाइट की व्यवस्था की, जो लाइट बंद होती थी किस समय कांग्रेस के समय, अब लाइट 24 घंटे वहाँ मिलती है। तो विकास जो हुआ है, और मुझे लगता है ये विकास निरंतर प्रक्रिया है, जितना हम करेंगे आगे और आवश्यकता रहेगी। इंदौर की ट्रैफिक समस्या वर्तमान में विकराल रूप लेती जा रही है। उसके बाद जो मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा देरी, और देरी की वजह से अधिकतम लागत लग रही है, जिससे कि ट्रैफिक की समस्या से फिर आगे कैसे निजात पाएंगे? हमें ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारे यहाँ व्हीकल की संख्या लगातार बढ़ रही है। आप रोड कितने भी चौड़े करोगे, नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ेंगे, ट्रैफिक जाम होगा। हमको पब्लिक को भी मोटिवेट करना पड़ेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें, और जहाँ तक पब्लिक का एंगल है उनको एंड टू एंड कनेक्टिविटी चाहिए। हमने मेट्रो की बसें भी चला रहे हैं, लेकिन उनके घर से, उनकी कॉलोनी से मेट्रो तक, उनकी कॉलोनी से बस स्टॉप तक हमें कनेक्टिविटी देना पड़ेगी। तो आने वाले समय में हम छोटी बसें चला रहे हैं आने वाले समय में, ताकि हर कॉलोनी से मेट्रो तक पहुँच सके और हर कॉलोनी से बस स्टैंड तक पहुँच सके। जहाँ तक मेट्रो की आपने बात की, हमारा एक फेज का जो खजराना तक का जो काम है वो लगभग दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। दूसरे फेज का काम एयरपोर्ट से लेके एमजी रोड तक चालू हो गया है। एक बीच का इशू है जो खजराना से लेके एमजी रोड तक का, उसमें पहले एलिवेटेड लिया गया था, लेकिन उसमें हम सभी की सहमति बनी कि उसको अंडरग्राउंड होना चाहिए, तो उसकी सर्वे हो चुका है और वो सेंक्शन होने के लिए गया। जैसे ये पूरा हो जाएगा, इसकी पूरी रिंग बनेगी और आने वाले समय में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में मेट्रो महत्वपूर्ण योगदान देगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा आपको सम्मानित किया जाना था, इसका आपने पोस्ट भी किया था। आप इस फर्जीवाड़े में कैसे फंस गए, और क्या उन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? न वो फर्जी है न वो गलत है सर। एक वर्ल्ड बुक ऑफ, देखिए मेरे पास में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का लंदन का एक उनका वो है, और वो उन्होंने मेरे को नहीं, बहुत सारे डिग्निटरी को उन्होंने सम्मानित किया है। उनका कार्यक्रम जो रिकॉर्ड का था, देने का था, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में था। इन्विटेशन बाकी हुआ, मैं जा नहीं पाया, लेकिन कार्यक्रम हुआ वहाँ, बाकी लोगों को सम्मानित किया गया। और उसके बाद भी अभी हाल ही में 15 दिन पहले भी कार्यक्रम हुआ, उसके पहले हमारे महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी वहाँ गए थे, उनको भी सम्मानित किया गया था। तो बहुत सारी डिग्निटी देश और विदेश की वहाँ जाती है, उनको सम्मानित करते हैं, और वो फर्जी नहीं। सर, इंदौर में भू भवन माफिया भोले वाले निवेशकों को लूट रहे हैं, राजनेता माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, आपका क्या कहना है? और कुछ समय पूर्व आपने भी सहकारिता विभाग पर ये आरोप लगाए थे। मैंने कभी ऐसा आरोप नहीं लगाया जो आप कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, राजनीतिक रूप से हम कभी भूमाफियाओं का संरक्षण नहीं देते। हमने समय समय पर जब बैठक होती है तो उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोलते हैं, और अब तो रेरा आ गया। और आपके माध्यम से मैं सभी से निवेदन करूंगा, अगर आप कोई प्लॉट खरीदना चाहें, आप कोई फ्लैट खरीदना चाहें, आप कोई मकान खरीदना चाहें, तो रेरा का लाइसेंस जरूर देखिए, उसमें फर्जीवाड़ा नहीं होगा। इंदौर में अगर देखा जाए तो अवैध भवन निर्माण बहुत बड़ी तादाद में हुआ है, और जिसका अगर रेगुलराइज कर दिया जाए तो शासक को बहुत बड़ा राजस्व मिल सकता है, नगर निगम को राजस्व मिल सकता है। इस मामले को लेकर के क्या आप कोई प्रयास करने की बात करेंगे लोकसभा में, विधानसभा में, या मध्य प्रदेश सरकार से? पहले से कानून है, अपील कमेटी बनी हुई है नगर निगम में। अगर रीजनेबल जो उनके नॉर्म्स है, उस नॉर्म के अंतर्गत अगर उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेंक्शन में से थोड़ा ज़्यादा बनाया, तो उस नॉर्म के अंदर अगर वो आते हैं तो अपील कमेटी सुनती है, और उसकी फाइन लगता है, दंड लगता है, वो भर के वो रेगुलाइज करा सकते हैं। लेकिन इंदौर में सैंक्शन मैप से भी कई गुना ज़्यादा अवैध निर्माण है, और न उस अवैध निर्माण को रेगुलराइज किया जा रहा है और न उस अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या उसे बचाए जाने के लिए प्रयास करना है, क्योंकि एक रेवेन्यू का मॉडल मिलेगा, राष्ट्रीय नुकसान जो हो सकता है उससे बचेंगे। उसको लेकर के क्या आप कोई सरकार से या बात करेंगे, नगर निगम?
मैं महापौर जी से बात करूंगा और क्या बेहतर हो सकता है उसके लिए हम चर्चा करेंगे। सर, कोविड वैक्सीनेशन के दौरान आपका एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें आप वैक्सीन लगा रहे हैं, तो उस वीडियो पर विवाद शुरू हुआ था कि आपने सिर्फ वैक्सीन लगाते हुए एक झूठी वीडियो जारी करी है, आपने सच में वैक्सीन नहीं लगवाया था। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो सोशल मीडिया पे इस प्रकार के या कोई कंटेंट लिख देता है फिर उसको वायरल होते हैं तो ट्रोल भी जल्दी होता है। अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लगाया और हम सबको आदेशित सब पूरी जनता को आह्वान किया था और मैंने वैक्सीन एक बार नहीं 2 बार लगाया। वैसे लगाना 3 बार चाहिए बूस्टर डोज भी, पर 2 बार ही लगाया था। तो 2 बार लगाया वैक्सीन, उसके कारण तो मैं अभी आपके सामने दिख रहा हूँ। तो बिना वैक्सीन के हम कैसे करते हैं? जनता आपको चुनाव जिताती है, लेकिन जब उनकी समस्याएं होती हैं, उनके मुद्दे होते हैं, उन पर आप मौन रहते हैं, ऐसा क्यों? आप कह नहीं सकते मौन रहते हैं। मैंने समय समय पर दिल्ली में, भोपाल में, इंदौर में जब भी होती है, अगर आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं समय समय पर उनकी बात उठाता हूँ, दमदारी से बोलता भी जहाँ बोलना है। पर सर, अभी एसएससी का कुछ दिन पहले एसएससी का एग्जाम के लिए जो भी चला, टीचरों से मारपीट हुई, स्टूडेंट से मारपीट हुई दिल्ली की, एग्जाम के लिए एसएससी एग्जाम, एसएससी सीजीएल के लिए, तो उस पर आपने तो कुछ नहीं कहा उस टाइम? नहीं, आप अगर समस्या लेके आओगे, हमसे अपेक्षा करो तो हम बिल्कुल बोलेंगे। अगर कोई आएगा ही नहीं और अपने स्तर पे कर रहा है तो ठीक है। मेरे पास जो आया समस्या लेके और इशू लेके तो मैं जरूर उठाया। पर उस टाइम पे तो जनता के लिए आप ठीक है, जनता देखो, उनको बताना चाहिए क्या इशू है। बाकी वो अगर वो अपने स्तर पे करते हैं, मेरे पास आते हैं वो, लेकिन बाद में आए थे, उसके पहले वो सॉल्व होते। इसी में जैसे कई सारे इंदौर के मुद्दे रहते हैं, जैसे चूहा वाला जो कांड हुआ था, वर्तमान में इस समय कफ सिरप का चल रहा है। इंदौर में ट्रक हादसा हुआ, इसमें मीडिया में आपका कोई सार्वजनिक बड़ा बयान देखने को अक्सर नहीं मिलता है। आज ही देखिए, आज मीडिया में देखिए, आपने तो पढ़ा नहीं होगा, पर मीडिया भी क्या करता है, कभी कोई छोटी न्यूज देता है, कोई बड़ी देता है। मैंने ट्रक हादसे में आज कल ही पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा और प्रकरण दर्ज करने के लिए बोला है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे ठेकेदार हो या किसी की भी लापरवाही। इंदौर भाजपा ताई भाई गुट में लंबे समय से बटी हुई नजर आ रही है और इसका नुकसान कई बार शहर को उठाना पड़ता है। आपकी क्या भूमिका रहती है? और इन दिनों यह भी सुनने में आता है कि एक नया गुट साई गुट के नाम से उदय हो रहा है, आपका क्या कहना? ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय ताई जी के साथ भी मैंने काम किया और ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय कैलाश विजय के साथ मैंने काम किया और दोनों के साथ काम किया। और हमारे कोई न ये गुट है, न वो गुट है, न मेरा गुट है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी लगातार घुसपैठियों को लेकर के मुद्दा उठाती रही। आपने पाकिस्तानी सिंधी नागरिकों को नागरिकता दिलाए जाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया और उनमें से कई लोग अवैध तरीके से इंदौर में चिकित्सा मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल ही एक घटना सामने आई है जहां पर एक व्यक्ति की मौत हुई है। अक्सर जब शासन कार्रवाई करने जाता है तो बताया जाता है कि आपके नाम का उपयोग करके वो बचने की कोशिश करते हैं, आपका क्या कहना? इसी किसी भी दोषी लोग को हम बचाते नहीं है, पहली बात। और हमने उन नागरिकता उनको दिलाई जो वहाँ पर प्रताड़ित होकर यहाँ पर आए हैं। माइनॉरिटी, वहाँ के माइनॉरिटी के लोग हैं जिनको हम प्रताड़ित करके उनके साथ बलात्कार करते हैं, महिलाओं के साथ, वो सब छोड़ के यहाँ आए हैं। या तो धर्म परिवर्तन करें या फिर वो साइन करें। तो जब छोड़ के आते हैं तो सीए कानून इसलिए आया कि धार्मिक प्रताड़ना से जो व्यक्ति पाकिस्तान से छोड़ के आता है उनको नागरिकता मिलेगी। उसके अलावा जो इलीगल जुड़े हुए हैं किसी भी फैक्ट में, उनको हम कभी नहीं बताते। तो ये थे शंकर लालवानी, इंदौर सांसद। शहर के विकास को लेकर इन्होंने अपने मत रखे, शहर की राजनीति को लेकर अपनी बात कही। ऐसी ही शख्सियतों के साथ हम लगातार आपसे रूबरू होते रहेंगे। आप खबर नेशन यूट्यूब चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक